नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता का प्रावधान है। अभी तक मैंने जितने वीडियो करा दिए पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, भाग 1 कराया हुआ है, पूरी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, उसको देख लीजिए और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे हम नागरिकता की। नागरिकता कैसे ली जाती है और नागरिकता कैसे समाप्त होती है उनके बारे में, साथ साथ में कुछ अनुच्छेद हैं जो कि नागरिकता से संबंधित है उसके बारे में। फिर देखेंगे इसी वीडियो में कि विदेशियों की नागरिकता कैसे होती है। उन सब की सभी प्रावधान इस वीडियो को आप देख लेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्जाम्स हैं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इनको एक एक करके एक एक चीज करके इस वीडियो में बताता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। और ये जो नागरिकता है, नागरिकता संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सभी मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे। अब जैसे देखते हैं नागरिकता, तो नागरिकता कैसे ली जाती है और क्या इसका प्रावधान है, उन सब के बारे में देखते हैं हम। पहले देखते हैं नागरिकता। नागरिकता में एक शब्द है नागरिक। नागरिक कौन होता है? तो नागरिक होता है किसी भी देश का पूर्णकालिक सदस्य, जो परमानेंट मेंबर होता है किसी भी देश का, उसे कहते हैं कि वो क्या नागरिक है। तो किसी भी देश का पूर्णकालिक सदस्य, इस चीज को याद रखना। इस एक पॉइंट को आप जरूर याद रखना, नागरिक कौन होता है? तो किसी भी देश का पूर्णकालिक सदस्य होता है। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में आप चले जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। देखते हैं संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की के बारे में चर्चा की गई है। तो संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस संबंध में, नागरिकता के संबंध में, इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। तो ये चीज विस्तृत करता है यह। फिर यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामले की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। तो कानून कौन बनाएगी नागरिकता की व्यवस्था करने के लिए? तो संसद कानून बनाएगी। ये पॉइंट ये क्लियर हो गया कि कौन नागरिकता से संबंध में कोई भी कानून बनना है तो किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। उसका इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसके समय समय पर संशोधन किया गया। अब देखिए, नागरिकता अधिनियम कौन सा? तो 1955, जो कि संसद के द्वारा बनाया गया था और उसको समय समय पर संविधान में संशोधन भी किया गया संसद के द्वारा। तो यहां से आपको 3-4 पॉइंट में क्या लगा कि सबसे पहले बात की थी भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, इसमें स्थायी और विस्तृत पद नहीं है। इसको 26 जनवरी 1950 के जो भारतीय हैं उनसे शुरू होता है। ठीक है, और इसकी जो क्या नाम है, इसमें इसके लिए अधिनियम कौन सा है? तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। तो इसको आप याद रखिए। देखो, यहाँ पे मुझे दो दो बार बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए। एक बार वीडियो देखने से चीजों को याद कर लीजिए, उसके बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को भी आप हाई स्पीड में, मतलब ज्यादा स्पीड में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग, कितने? तो संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो कौन कौन सी श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने? तो संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति, देखो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था तभी से नागरिकता जो जो है वो मतलब हो गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि नागरिकता कब जोड़ा गया संविधान में? जब जब संविधान लागू हो गया तभी नागरिकता भी प्रावधान आ गया था। अब कौन कौन से भारत के नागरिक बने? तो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और जिसने 3 में से कोई एक शर्त रखता हो, तो ये 3 शर्तों में से कोई एक शर्त रखता हो तो वो भारत का नागरिक था। 1950 की बात कर रहा है। पहला है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है
कि अगर वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई किसी एक का जन्म भारत में हुआ, या माता का या पिता का, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक हो जाता है। तो ये एक शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, और यदि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। एक व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान आया, भारत क्या है, पाकिस्तान से भारत आया हो, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय उनका जन्म, उससे पहले कि उनका जन्म हो, तो उनमें से निम्न में से कोई एक शर्त पूरी हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये प्रावधान था, ठीक है। लेकिन नागरिक कैसे था, कैसे बन सकते थे? फिर यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है। एक तो प्रावधान ही हो गया। फिर क्या है कि यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। तो 1948 से पूर्व, 1948 के बाद का है, तो भारत में प्रवेशन, भारत में आया हो, भारत में प्रवेशन किया हो, जो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। तो पंजीकृत कैसे होगा? लेकिन एक ऐसे व्यक्ति पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। तो 6 माह तक निवास करो, उसके बाद आपको पंजीकृत के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, नागरिक माना जाएगा। फिर एक व्यक्ति, तीसरी शर्त क्या है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ, तो 1 मार्च 1947, ये डेट बहुत याद रखना कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, लेकिन बाद में, मतलब बाद में फिर पुनर्वास के लिए लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये क्या बोला है? कोई व्यक्ति जो है वो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, फिर वो पाकिस्तान से भारत लौट आया हो, पुनर्वास किया हो उसने, तो भारत का नागरिक बन सकता है। अब वो कैसे बन सकता है? उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। तो 6 माह तक भारत में रहेगा पंजीकृत के माध्यम से। फिर नेक्स्ट प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, तो एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा हो, व्यक्ति, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने, यहाँ पे उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिक तरीके के रूप में आवेदन किया हो, या वह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। तो कोई भी जो व्यक्ति है वो उसके माता पिता या दादा दादी जो भी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, ठीक है, अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, और वह भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति जो है भारत से बाहर रह रहा हो, तो उसको कूटनीतिक तरीके से नागरिकता वो ग्रहण कर सकता है। अब देखो, कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं, क्या बोला है, कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। कौन कौन सी व्यवस्थाएं? कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति वह पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, और व्यक्ति व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, ये शॉर्ट में दे दिया है। फिर एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के से बाहर रह रहा हो, उसकी भी नागरिकता की बात करता है। तो ये प्रावधान सभी हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। फिर है कि नागरिकता संबंधी अन्य प्रावधान इस प्रकार। अब अन्य प्रावधान में क्या क्या चीजें हैं? कि पहला है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो कौन सा व्यक्ति नहीं माना जाएगा? कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, और जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये व्यवस्था है कि नागरिकता को समाप्ति के एक तरीके से व्यवस्था होती है।
फिर एक प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार से कोई विधान का निर्माण करे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो जब तक बन सकता है, कोई व्यक्ति है जो क्या नाम है, भारत से बाहर अन्य देश की भी नागरिकता है लेकिन वो भारत की भी लेना चाहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी बन सकता है जब क्या बोला है कि ऐसा कोई संसद संसद किसी प्रकार का विधि का निर्माण करे तब। तो संसद के द्वारा अगर कोई विधि का निर्माण, कोई कानून बनेगा तब वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता अर्जन से संबंधित यानी नागरिकता को ग्रहण करना, नागरिकता लेना और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान है वो संसद का ये अधिकार है। संसद इन सभी विषय के बारे में कानून बना सकती है। ये पॉइंट ये कह रहा है। अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1900। अभी तक देख लिया कि नागरिकता के प्रावधान क्या क्या थे, कैसे कैसे नागरिकता जो है किन किन व्यक्ति को मिल सकती है, कैसे मिल सकती है वो भी देख लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने देख लिया कि उसकी समाप्ति की भी चर्चा कर ली है, कैसे समाप्ति भी हो सकती है। इसके बारे में हम अनुच्छेद के बारे में भी आपको बताएंगे, वहां भी आपको समझाएंगे लास्ट में कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, अभी आप केवल प्रावधानों को समझिए। यहाँ पे पूरी पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ है, आपको मैं दिखा दूं। देखिए पूरी पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पूरी पीडीएफ अभी बताऊंगा आपको, सभी प्रावधान है। यहाँ विदेशियों की भी नागरिकता की समाप्ति भी दे रखा है कि किसी प्रकार से, फिर विदेशी भारतीयों की नागरिकता भी दे रखा है। उसके बाद में सभी चीजें हैं, आप धैर्य बना के देखते रहिए और एक एक प्रावधान को समझते रहिए। फिर है कि एनआरआई, पीआईयू और ओसीआई कार्ड के बारे में भी मैंने बता रखा है किन किन। फिर है नागरिकता संबंधित अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद भी आपको पूरे स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो आप धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रावधान को समझने के लिए। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है तो आपको ये सब वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और ना ही कोई भी इससे बाहर एग्जाम में आ सकता है। अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। ये नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद और अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है कि कैसे नागरिकता अर्जन की जाती है, कैसे नागरिकता समाप्त की जाती है। ये 1955 में ये वर्णित किया गया है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरिकता रद्द की है। तो मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरिकता की रद्द की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो पहले राष्ट्रमंडल के जो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे, लेकिन इसको अधिनियम 2003 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है राष्ट्रमंडल नागरिकता रद्द को कब समाप्त किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा। फिर देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बतलाता है। तो 1955 किसके बारे में बतलाता है? कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त करने के 5 प्रावधान है, एक जन्म से, एक वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक द्वारा और समाविष्ट के द्वारा। तो जन्म से हो गया, फिर वंशानुगत 5 प्रकार से, याद रखना कि 5 प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुगत से, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा प्राकृतिक रूप से और पांचवा समाविष्ट करने के आधार पर। अब एक एक को हम समझते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। पहला है जन्म से। जन्म से प्रावधान है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। तो प्रावधान क्या बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व, 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा कोई व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। पहला प्रावधान ये हो गया इसमें। इसी में दूसरा प्रावधान है कि भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा के व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, यहाँ 1948 कर लेना, ठीक है, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत 1 जुलाई 1948 को के बाद उसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो वो भारत के नागरिक जन्म से माना जाएगा। तो जन्म के आधार पर 2 प्रावधान देख लिए। अब देखते हैं वंश के आधार पर।
अब वंश के यानी वंशानुगत आधार पर, तो वंश के आधार पर कैसे है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व, देखो यहाँ पे दो प्रावधान याद रखना कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो ये भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये वंश के आधार पर बन सकता है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु परंतु 10 दिसंबर 1992 परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ उसका जन्म, तो वो वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है। कैसे? यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय हों, वो तभी बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए, तभी वो ऐसा प्रावधान रखता है कि बन सकता है। फिर नेक्स्ट प्रावधान है वंश के आधार पर, दूसरा प्रावधान क्या कहता है कि यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वही प्रावधान कहता है कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद का प्रावधान करता है कि अगर उसके माता पिता में से किसी के का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक वंश के आधार पर माना जाएगा। इसी में तीसरा प्रावधान क्या है कि 3 दिसंबर 2004 को भारत के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो। तो ये पंजीकरण के माध्यम से वो क्या नाम है उसके भारतीय कंसुलेट में पंजीकरण करवाना अगर नहीं हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाता है, मतलब नागरिकता ले सकता है वंश के आधार पर। अब देखते हैं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता में पहला प्रावधान है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में एक में संबद्ध हो। तो कौन कौन सी पंजीकरण के माध्यम से है? पहला है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष तक रह चुका हो। तो यहाँ पे ठीक पूर्व कितना? 7 वर्ष तक रह चुका हो। तो जब से उसने आवेदन किया है उस आवेदन से ठीक 7 ईयर बिफोर यानी बैक यानी 7 वर्ष भारत में रहा हो, उसके बाद वो पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा प्रावधान क्या है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या उस किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। तो भारतीय मूल का वह अगर वो भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा था, उसको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति है उसने भारतीय नागरिक से कोई महिला या पुरुष जिससे भी शादी की हो उसने, तो उसको प्रार्थना पत्र से पूर्व प्रार्थना पत्र देगा कि हमको नागरिकता चाहिए, तो उस प्रार्थना पत्र से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, ये भी आप प्रावधान इसमें रखता है पंजीकरण के माध्यम से। फिर है कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, तो ये भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं कि भारत के नागरिक जो है उनके जो नाबालिग बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता जो पूरी आयु क्षमता का हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। यहाँ आयु की बात कर रहा है, पूरी आयु क्षमता का मतलब है कि नाबालिग ना हो, ठीक है। ये बात कर रहा है पूरी एडल्ट हो व्यक्ति, आयु क्षमता हो उसके अंदर और उसके माता पिता में कोई एक भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, माता पिता भारत के नागरिक में पंजीकृत हो, तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। फिर नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो और वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह पंजीकरण के इस प्रकार के आवेदन देने से 12 माह से साधारणतः निवास कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति है पूरी आयु क्षमता का है
और उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में, तो स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वो स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो गए, तो वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हो, लेकिन उसको 12 माह तक भारत में निवास करना होगा, तभी वो भारत नागरिकता ले सकता है। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। तो जो भी नागरिक जो पंजीकृत के माध्यम से आते हैं उनको एक निष्ठा की शपथ भी लेनी होगी। अब देखते हैं प्राकृतिक रूप से। तो मैंने तो यहाँ पे तीन देख लिए कैसे, एक तो जन्म से, एक वंशानुगत से, पंजीकृत के माध्यम से। तीन प्रकार से नागरिकता के लेने के देख लिए। अब चौथा प्रकार देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कैसे कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह निम्न योग्यताएं रखता हो। तो कौन कौन से प्राकृतिक रूप से रखता हो, तो पहला प्रावधान है कि ऐसे देश से नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ऐसे देश से नहीं हो, और जिसको भी भारत चाहे ऐसा, तो क्या है कि ऐसे देश से नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रावधान क्या करता है कि यदि वह व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता त्याग देना होगा, तभी वो प्राकृतिक रूप से नागरिक बन सकता है। कैसे कि अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है उसने, पहले उसको त्यागना पड़ेगा, उसके बाद वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बन सकता है। और ऐसे आवेदन से पहले 12 माह या 1 वर्ष तक भारत में रह रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे नागरिकता लेने से वो 12 माह या 1 वर्ष तक भारत में रह रहे हो। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, तो ये प्राकृतिक रूप की वर्णन करता है कि उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, और वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। तो भाषाओं में कोई भी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, तेलुगु, तमिल, मराठी, यानी जो भी है भाषाएं, वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई, उनमें से किसी भी एक भाषा में वो उसका ज्ञाता भी हो, तो उसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिल सकती है। कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो। अगर वो भारत में रहने का इच्छुक हो और भारत सरकार सेवा या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सदस्य हो, या भारत में स्थापित सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो और प्रवेश या उसे जारी रखे, तो इस प्रकार का भी है, तो यह भी प्राकृतिक रूप से नागरिकता ले सकता है। अगर वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल है, वो जॉब कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सेवा दे रहा है, और वो 12 माह या 1 वर्ष तक भारत में रह रहा हो तब से, और अगर वो इच्छुक है, प्रार्थना पत्र देकर अगर वो भारतीय नागरिकता लेना इच्छुक है तो भारतीय नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसको अन्य देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तो वो भी प्रावधान हम लोगों ने देख लिया है। तो ये प्राकृतिक रूप से नागरिकता की बात करता है। अब है समाविष्ट, पांचवा होगा क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, क्षेत्र का अधिग्रहण करके या क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे सिक्किम, क्या हुआ, सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, उसको अधिग्रहण कर लिया, तो वो स्वतः ही उसके नागरिक जो है भारत के नागरिक हो गए। तो ये है क्या, क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। ऐसे पौडीचेरी का भी ले लो, पौडीचेरी पे भी ऐसा ही था, तो उसमें भारत का अधिकार हो गया, तो भारत ने क्या समाविष्ट करके उसको मिला के तो नागरिकता दे दी। तो इस प्रकार का प्रावधान जो है वो समाविष्ट करके, इसमें देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होंगे। कैसे, उदाहरण के रूप में जब पुदुचेरी हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पौंडीचेरी अधिनियम 1962 जारी किया, और यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। तो ये भी प्रावधान पौंडीचेरी के बारे में याद रखना। अब देख लेते असम के समझौते में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार की नागरिकता देख लिया, उसके बाद देखते हैं असम के रूप में क्या चीज समझौते किए गए। तो असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। तो असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान क्या है
कि पहला पॉइंट है कि असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है। तो कौन सा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 जो कि असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में विशेष उपबंध करता है। क्या करता है? तो भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद ही साधारणतः असम के निवासी हैं, उनको 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो असम समझौते के तहत है कि अगर कोई भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आ गए, तो पहले 1966 से पहले बांग्लादेश से कहाँ आ गए? असम आ गए, और अपने देश और अपने प्रवेश के बाद से वे साधारणतः असम के निवासी है। साधारणतः वो असम के निवासी थे, भारतीय नहीं थे वो, लेकिन वो असम के निवासी हो गए, तो उनको 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये असम के सब प्रावधान था। अब देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो अभी तक देख लिया कि नागरिकता कैसे प्रावधान थे, कौन से व्यक्ति नागरिक माने जाएंगे, कौन से नहीं माने जाएंगे, उन सब की चर्चा कर ली है। उसके बाद में मैंने चर्चा की थी कि भारत के नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन से प्रावधान, या 5 प्रकार से जो नागरिकता ली जाती है, उन सब की बात मैंने उसमें कर ली है पूरी। अब आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं कि नागरिकता कैसे समाप्ति हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। तो कितने कारण बताए गए हैं? तो 3 कारण बताए गए हैं। पहला है कि त्यागना, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित करना। तो नागरिकता को त्यागना, नागरिकता से बर्खास्त करना और नागरिकता से वंचित करना। तो 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में ये प्रावधान रखता है। सबसे पहले देखते हैं स्वैच्छिक त्याग। तो स्वैच्छिक त्याग यानी अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकता को त्यागना। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु या क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता है, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। और यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। अगर कोई भी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है तो वो त्याग सकता है, लेकिन ऐसा त्याग सकता है, इसकी घोषणा तब हो जब अगर भारत जो है युद्ध में व्यस्त हो। ऐसा कोई घोषणा करता है तो युद्ध में व्यस्त हो, तो उसकी नागरिकता को भारत जो सरकार जो है वो एक तरफ रख सकती है। उसके जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद में उसके बारे में चर्चा करेगी और उसकी नागरिकता को खत्म कर देगी। इसमें प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं लेगा। देखो ये भी प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता को स्वेच्छा से त्यागता है तो उसका जो नाबालिग बच्चा है उसकी भी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और यदि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद वो अगर नागरिकता चाहता है तो प्रार्थना पत्र देकर भारत का नागरिक बन सकता है। ये भी प्रावधान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेना यहाँ पे। तो ये स्वेच्छा से त्यागना यानी स्वैच्छिक त्यागना। अब दूसरा है कि बर्खास्तगी के द्वारा यानी कि नागरिकता से बर्खास्त करना। तो यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। ठीक है, तो क्या बोला है कि बर्खास्तगी कैसे हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति, इतना ही समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बस ये हो गया बर्खास्तगी के द्वारा या बर्खास्त करके। तीसरा है वंचित करने के द्वारा। तो वंचित करने के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। तो वंचित करना होगा कैसे? नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
और यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। फिर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिक के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी किसी देश में 2 वर्ष की कैद हो गई हो। अगर किसी ने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता ग्रहण की है तो उसके 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश के 2 वर्ष की कैद हो गई हो तो उससे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। फिर तीसरा है कि नेक्स्ट प्रावधान इसमें करता है क्या कि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष तक रह रहा हो। तो अगर वो भारत के बाहर रह रहा हो 7 वर्ष से, उसके बाद आया ही नहीं हो, भारत से कोई संबंध नहीं रहे, कुछ भी नहीं, तो उसकी नागरिकता भी स्वतः ही खत्म, यानी कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वंचित के आधार पर प्रावधान थे। अब देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता। तो विदेशी भारतीय नागरिकता यानी पीआईओ के बारे में बात करते हैं कि भाई जो विदेशी भारतीय उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान है, वो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या प्रावधान उनके या क्या क्या अधिकार उनको दिए गए। तो सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर ML सिंघवी कौन सी समिति थी, तो LM सिंघवी की समिति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। तो 2000 में रिपोर्ट आया, 2002 में जनवरी में उसने रिपोर्ट सौंपी। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश किया गया ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों जिनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देश में रहने वालों को ही। तो इनके बात कही गई कुछ विशेष देशों में रहने वालों के ही PIO कार्ड की बात करता है, यानी कि दोहरी नागरिकता की प्रदान करने की बात करता है। तो कौन सा अधिनियम है, क्या नाम है, समिति ने अपनी रिपोर्ट 2002 में दी थी और अधिनियम कौन सा रखा था, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। ये विशेष रूप से याद रखना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए और जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। तो ये ऐसा प्रावधान था। फिर पुनः नागरिकता संशोधन 2015 में संशोधन किया गया और इसमें मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी OCI संबंधी प्रावधानों को संशोधित किया गया। तो पहले था PIO, अब हो गया OCI का प्रावधान कब आया, तो 2015 में। अभी हम विस्तृत रूप से देखते हैं इसको। इसमें भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर यानी भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर एक नई स्कीम में मिला दिया गया, यानी PIO और OCI को दोनों को मिला दिया गया। ये दोनों कार्ड होल्डर थे, दोनों को मिला दिया। दोनों में अंतर भी आगे देखते हैं। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया, PIO स्कीम को रद्द कर दिया गया और अब PIO कार्ड धारक को OCI कार्ड धारक मान लिया गया। तो PIO का था पर्सन इन इंडिया, ठीक है, और OCI क्या है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ये हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर अब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नाम रख दिया गया। तो 15 में जो अधिनियम आया था, संशोधन आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, उसमें विदेशी भारतीय नागरिक का नाम बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नाम रख दिया गया। फिर भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को पंजीकृत कर सकती है। अब किसको पंजीकृत कर सकती है उसके बारे में
प्रावधान देखते हैं कि जो पूर्ण आयु या क्षमता का वाला कोई व्यक्ति, जो पूर्ण आयु या क्षमता वाला कोई व्यक्ति है तो उसको ये ओसीआई कार्ड दे सकती है। फिर जो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय उसके या उसके बाद भारत का नागरिक था। तो क्या बोला है कि जो व्यक्ति अगर किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था, लेकिन उसके बाद में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो उसको भी ओसीआई कार्ड प्रदान किया जा सकता है। कि जो भी व्यक्ति नेक्स्ट है, जो भी व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उससे उस भूभाग से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 को भारत का भाग था, तो उसको भी ओसीआई कार्ड मिल सकता है। कौन? कि जो व्यक्ति अन्य किसी देश के नागरिक हो, किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन वो भारत के एक भूभाग से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 का भारत का भाग था उससे संबंध रखता हो, तो उसको भी ओसीआई कार्ड मिल सकता है, उसको भी कुछ अधिकार मिल सकते हैं। फिर प्रावधान क्या है कि जो व्यक्ति ऐसे किसी नागरिक का पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री, पौत्र कोई भी व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा, तो वो भी ओसीआई कार्ड का धारक बन सकता है। फिर एक कोई व्यक्ति जो जो कि नाबालिग बच्चा हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, नाबालिग बच्चा हो लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हो अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, तो उसको ओसीआई कार्ड मिल सकता है। तो ये भी दोहरी नागरिकता की बात करता है। नेक्स्ट प्रावधान है भारतीय नागरिक जो विदेशी मूल का या उसका पति या पत्नी या विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विदेशी मूल का पति या पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत होने की तिथि से पूर्व कम से कम 2 वर्ष लगातार रहा हो, तो उसको भी ओसीआई कार्ड का प्रावधान कर सकता है। अब देखते हैं कि जो विदेशी भारतीय नागरिक है, कार्ड होल्डर है, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। ये विशेष रूप से याद रखना कि कौन कौन से हो सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ना, देखना है कि उनके अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल के तो है लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन उनको कुछ कार्ड होल्डर के नाम यानी ओसीआई कार्ड दिए जाते हैं, कुछ कार्ड, तो उनको उसके प्रकार से उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। एक तो अपने देश के होंगे और दूसरे भारत देश के हो जाएंगे, लेकिन उनको कुछ अधिकार ही प्राप्त होते हैं। अधिकार पहला क्या है कि एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ये अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि केंद्र सरकार उल्लेखित करे या निर्देशित करे। जो केंद्र सरकार उल्लेखित करेगा या निर्देशित करेगा वही उसको अधिकार प्राप्त होंगे। अब एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को यह अधिकार प्राप्त नहीं, अब कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे यही जान लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अधिकार है वो तो भारत सरकार निर्धारित करती है, लेकिन कौन कौन से नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अधिकार उसको नहीं है यही समझने की जरूरत है, इससे आराम से स्पष्ट हो जाएगा कौन कौन से अधिकार उसको प्राप्त है। तो सबसे पहला अधिकार है उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। तो क्या बोला है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। दूसरा है कि वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आर्य नहीं होगा, वो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आर्य नहीं होगा। फिर वह उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, यानी उपराष्ट्रपति के लिए भी आर्य नहीं होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त नहीं किए जाने के आर्य रखता हो। फिर वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं कार्य रखता हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। वह मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा उसके पास, तो मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार भी उसके पास नहीं होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी आर्य नहीं होगा, ना वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है ना वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और वह विधानसभा या विधान परिषद का भी सदस्य चुने जाने योग्य नहीं होगा। तो ये सब प्रावधान थे कि कौन हो सकता है, मतलब कौन नहीं हो सकता है, तो ये सब प्रावधान आप याद रखिए। अब देखते बहुत सुनते हैं कि एनआरआई हो और पीआईओ कार्ड है या ओसीआई कार्ड है, इन तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों में एक स्पष्ट अंतर आप समझ लीजिए, उसी से आपको पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। अगर कोई एनआरआई है, एनआरआई किसे बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं आर एनआरआई, ठीक है। कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और उस जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। मान लो कोई भारत का नागरिक हो जो जॉब करने या नौकरी के लिए अपने भारत से बाहर गया हो, ठीक है, और वो बाहर रह रहा हो लेकिन उसके पास भारतीय वीजा है,
ठीक है, सॉरी भारतीय पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट है, वीजा तो वहां का मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट उसके पास है और वो भारत का नागरिक है, तो वह एनआरआई कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई। तो उसको सभी जितने भी भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो सभी उसको अधिकार भी नागरिक के प्राप्त है, मतदाता सूची में नाम वो सब कुछ उसके प्राप्त है। लेकिन वो भारत से बाहर जॉब के पर्पज से गया हो, ठीक है, तो वो उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो एनआरआई कहलाता है। कि मूल क्या है? भारतीय भारतीय सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, लेकिन अपने पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए वो भारत से बाहर गया हो तो वो एनआरआई कहलाता। तो ये प्रावधान स्पष्ट रूप से है। अब समझते हैं पीआईओ। तो एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और जो वर्तमान में अन्य देश का नागरिकता धारण करता हो और जिसका वो विदेशी पासपोर्ट रखता हो। अब क्या प्रावधान है समझ में आया? कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज जो है भारतीय थे, पूर्वज भारतीय थे, और लेकिन वो व्यक्ति अन्य देश का नागरिक है। ठीक है, अन्य देश की नागरिकता लिए हुए है, मान लो अमेरिका का है तो उसके बाद अमेरिकी नागरिकता है, पहले से प्राप्त है, लेकिन उसके पूर्वज जो है वो भारतीय थे, कहीं ना कहीं उसके पूर्वज भारतीय थे, तो वो लोग पीआईओ के अंतर्गत आते हैं। हालांकि पीआईओ को 2015 के बाद समाप्त कर दिया गया, इसको ओसीआई के अंदर मिला लिया गया, लेकिन वर्तमान में समझते हैं, मतलब फिर भी इसको परिप्रेक्ष्य के रूप में समझते हैं आखिरकार पीआईओ था क्या। तो ये भारतीय मूल के जो पूर्वज थे, जो कि भारतीय थे, उनकी बात करता है। उनके उनके जो भी संतान होगी जो कि भारत भारत के बाहर उनके रह रही है, या जो भारत के बाहर की सिटीजन है, यानी कि जैसे अमेरिका की है, तो वो उनके पूर्वज लेकिन भारतीय थे, तो वो उनको पीआईओ कार्ड धारक होते हैं। अब ऐसे ही देखते हैं ओसीआई। ओसीआई की बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को नागरिकता अधिकार 1955 के अंतर्गत, तो 1955 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में बताता है। और वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, या 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए आर्य था, और वह ऑनलाइन आवेदन देना होगा, उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यही प्रावधान था। ओसीआई में क्या समझे? कि ओसीआई में समझना है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, और उसके बाद वो भारत का नागरिक नहीं है, अब उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, लेकिन अगर वो चाहे, फिर वो ओसीआई कार्ड धारक रह सकता है। वो उसने, लेकिन उसके पास विदेशी पासपोर्ट रहना चाहिए, किसी अन्य देश का नागरिक वो बन गया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो भारत का नागरिक था, या उसके बाद वो भारत नागरिकता, लेकिन बाद में उसने नागरिकता ले ली है अन्य देश की, तो वो ओसीआई के अंतर्गत आता है। लेकिन पीआईओ के अंतर्गत, पीओआई के अंतर्गत क्या था? कि वो उसके पूर्वज की बात कर रहा था, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही विशेषकर याद रखना, दोनों में अंतर। अब देखते हैं कि नागरिकता, अब देखो यहाँ पे मैंने सभी नागरिकता के जितने प्रावधान थे, कैसे ली जाती है, कैसे समाप्त की जाती है, और विदेशियों की नागरिकता के बारे में बात कर ली है, पीआईओ ओसीआई कार्ड के बारे में बात कर ली, कब आया, कैसे आया, और क्या क्या उसमें अधिकार दिए गए हैं, उन सब की बात मैंने कर ली है। अब चलते हैं नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। तो पहले तो 5 से लगा के और 11 तक बात की गई है, किसके? अनुच्छेद नागरिकता के संबंध के बारे में। 5 से 11 क्या नागरिकता भाग 2 में है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 में है कि संविधान लागू होने से के समय नागरिकता। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्रावधान करता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 करता है कुछ ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवेशन किया हो, जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवेशन किया हो, तो वैसे नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 6। फिर है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 बात करता है कि पाकिस्तान के प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में। तो पाकिस्तान के प्रवजित व्यक्तियों के, मैंने पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 7। और जो पाकिस्तान से भारत में प्रवजन किए हैं तो उनके बारे में बात करना अनुच्छेद 6। और जो पाकिस्तान के प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता की बात करता है 7। अनुच्छेद 8 क्या है? कि भारतीय मूल के वैसे लोग जो नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हो, तो भारतीय मूल के हैं लेकिन लोग जो नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं उनके लिए 8वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 8।
अनुच्छेद 9 क्या बोलता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। तो नहीं, नागरिकता नहीं मिलने का अधिकार है अनुच्छेद 9 में, कि जो व्यक्ति किसी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है लेकिन उसकी उनकी नागरिकता नहीं मिल सकती है, वो अनुच्छेद 9 में बात की गई है। फिर अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता बनी रहेगी। तो नागरिकता अधिकारों की निरंतरता बात करता है अनुच्छेद 10 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना, ये करती बात किसमें? तो अनुच्छेद 11 में। तो इस प्रकार से पूरा मैंने यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट नागरिकता के बारे में बता दिया है। जितने भी प्रावधान थे वो सभी मैंने विस्तृत रूप से कवर किए हैं। एक एक पॉइंट को आप लक्ष्मीकांत बुक, इसका सोर्स रहा है, मैंने लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ के ये नोट्स तैयार किया है। आप पूरा वीडियो देख, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं और बहुत सारे वीडियो चैनल पे उपलब्ध करा सकूं। इसके बाद करेंगे हम मूल अधिकार की बात में। हम क्रम से चलेंगे, बिल्कुल। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, क्या नाम है, डीपीएसबी, मूल कर्तव्य, फिर ऐसे करके हम पूरी तरीके से पूरा इस सीरीज को खत्म करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम और भी बहुत सारे वीडियो ला सकें। इसके बाद हम इसके साथ साथ प्रारंभ करेंगे हम करंट अफेयर भी जल्दी हम कर रहे हैं, उसको भी शुरू कर रहे हैं, उसका भी पूरा बना रहा हूं, तो वो भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मूल अधिकार की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।